नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शिवसेना उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि जेल में रहने के दौरान उनका 10 किलो वजन गिर गया। संजय राउत ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि उन्हें जेल की अंडा सेल में रखा गया था और वो 15 दिन तक सूरज की किरण नहीं देख सके थे और इस वजह से बीमार भी हो गए। राउत ने कहा कि जेल में 1 घंटे तक रहना भी 100 दिन के बराबर होता है। संजय राउत ने एनडीटीवी से कहा कि अंडा सेल में जब आपको रखा जाता है तो आप लोगों से बात नहीं कर सकते और आपको बहुत परेशानी से गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जेल में हर वक्त फ्लड लाइट्स जली होती हैं और इसका असर उनकी आंखों पर पड़ा है और उन्हें पढ़ने और देखने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। उन्होंने बताया कि सुनने और बात करने में भी उन्हें परेशानी हो रही है। राउत को ईडी ने पात्रा चौल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मामले में कथित रूप से हुई वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर इस साल जुलाई में गिरफ्तार कर लिया था और वो 9 नवंबर को जेल से बाहर आए हैं। वो लगभग 100 दिन तक जेल में रहे। संजय राउत को जमानत देने वाली पीएमएलए कोर्ट ने अपने आदेश में जांच एजेंसी ईडी को फटकार लगाई थी। विशेष जज एमजी देशपांडे ने कहा था कि राज्यसभा सांसद संजय राउत को इस मामले में बिना किसी वजह के गिरफ्तार किया गया। विशेष जज ने कहा था कि संजय राउत की गिरफ्तारी अवैध है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने पार्टी में टूट को लेकर कहा कि पार्टी के जरूर 2 टुकड़े हो गए हैं, लेकिन अंधेरी ईस्ट के उपचुनाव में जब हमारे पास शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह भी नहीं था, फिर भी 70,000 लोगों ने हमें नए चुनाव चिन्ह पर वोट डाला। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट चुनाव लड़ते तो हम 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीतते। दाने अंधेरी ईस्ट सीट से उद्धव गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके को जीत मिली थी। बीजेपी शिंदे गुट ने यहां से पहले उम्मीदवार उतारने का विचार बनाया था, लेकिन बाद में प्रत्याशी का नाम वापस लेने का फैसला किया था। राउत ने कहा कि कुछ लोग महाराष्ट्र में शिवसेना को खत्म करना चाहते थे, लेकिन महाराष्ट्र की जनता बाला साहेब ठाकरे और उनके परिवार के साथ खड़ी रहेगी। सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नौलखा को तालोजा जेल से घर में शिफ्ट कर नजरबंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए आदेश दिया है कि गौतम नौलखा को तालोजा जेल से नवी मुंबई शिफ्ट करने के बाद 24 घंटे के भीतर घर में नजरबंद किया जाए। बता दें, एल्गार परिषद माओवादियों से जुड़े मामले में गौतम नौलखा जेल में बंद थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर को उनको जेल में रखने के बजाय घर में नजरबंद रखने का आदेश दिया था। हालांकि एनआईए ने इसका विरोध करते हुए इस फैसले को चुनौती दी, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। एनआईए ने कहा था कि गौतम नौलखा के माओवादियों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को इंदौर में बम से उड़ाने की धमकी भरा खत मिला है। खत ने मध्य प्रदेश पुलिस की नींद उड़ा दी है। वो पड़ताल में जुट गई है। उधर कांग्रेस ने कहा है पूरा मामला बेहद गंभीर है। राज्य और केंद्र सरकार को मसले का संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। हाथ से लिखे इस पत्र में 1984 के दंगों का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कांग्रेस के नेताओं को जमकर आड़े हाथों लिया गया। पूरा पत्र हिंदी में है। अंकों को अंग्रेजी में लिखे जाने की बजाय हिंदी में लिखा गया है। खत में किसी ज्ञान सिंह का नाम दिया गया है, फोन नंबर दिए गए हैं, आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगाई गई है। खत में राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी के साथ इंदौर में सिलसिलेवार बम धमाके कराने की बात भी कही गई है। कहा गया है नवंबर माह के आखिर में इंदौर में जगह जगह बम ब्लास्ट किए जाएंगे। राहुल गांधी को उनके पिता राजीव गांधी के पास पहुंचा दिया जाएगा। कमलनाथ को गोली से उड़ा दिया जाएगा। इंदौर के डीसीपी आर.के. सिंह ने गुमनाम खत मिलने की पुष्टि की। सिंह ने बताया है डाक के जरिए पत्र बीती शाम गुजरात स्वीट पहुंचा है। पत्र के अंत में रतलाम के भाजपा विधायक चेतन कश्यप का नाम लिखा गया है। गुमनाम खत में मिली धमकी और अन्य तथ्यों को पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए अज्ञात तत्व के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खत को पहली नजर में पुलिस शरारत मान रही है, लेकिन वो गंभीरता के साथ जांच पड़ताल भी कर रही है। बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अगले सप्ताह मध्य प्रदेश पहुंचने वाली है। पहले से यात्रा का 20 नवंबर को मध्य प्रदेश पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन यात्रा के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। राहुल की यात्रा अब 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। पूर्व कार्यक्रम के अनुसार बुरहानपुर से ही यात्रा का प्रदेश में प्रवेश होगा। यात्रा 28 नवंबर को इंदौर में पहुंचेगी और यहां खालसा स्टेडियम में रुकेगी। याद दिला दें कि बीते सप्ताह खालसा कॉलेज में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पहुंचने पर सिख समुदाय के रागियों ने जमकर बवाल किया था। भारत जोड़ो यात्रा में आज महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी भी शामिल हुए। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि आज भारत जोड़ो यात्रा में तुषार गांधी शामिल हुए। वैसे भी इतिहास गवाह है, संकट में घिरे देश को बचाने गांधी नेहरू हमेशा साथ आए हैं। बता दें, महाराष्ट्र में जारी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कल ही सावरकर पर अंग्रेजों से माफी मांगने को लेकर निशाना साधा था, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है और बीजेपी के साथ शिवसेना राहुल पर पलटवार कर रही है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा विनायक दामोदर सावरकर पर की गई टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र में माहौल गर्म है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट यानी बाला साहेबची शिवसेना की नेता वंदना सुहास डोंगरे ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में कहा गया है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उससे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सावरकर का अपमान हुआ है और इससे स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिवसेना के शिंदे गुट के एक और नेता राहुल शेवाले ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मांग की है कि महाराष्ट्र में चल रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोक दिया जाए। राहुल का बयान आने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक कार्यक्रम में कहा था कि राज्य के लोग किसी भी सूरत में सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे पहले उद्धव ठाकरे भी राहुल के इस बयान पर आपत्ति जता चुके हैं। बता दें, राहुल गांधी ने गुरुवार को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सावरकर के द्वारा जेल में रहते हुए अंग्रेजों को लिखी गई चिट्ठी पढ़ी थी। राहुल ने कहा, सावरकर ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर कहा था, सर मैं आपका नौकर बने रहना चाहता हूं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के वीडी सावरकर को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना ने फिर से निशाना साधा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने राहुल के इस बयान के बाद अगाड़ी गठबंधन में दरार पड़ने की भी चेतावनी दे दी है। संजय राउत ने कहा कि वीर सावरकर पर ऐसा आरोप लगाना न महाराष्ट्र को और न शिवसेना को मंजूर है। महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता भी समर्थन नहीं करेंगे। ये मुद्दा लाने की जरूरत नहीं थी। इससे एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी में भी दरार आ सकती है। इसके साथ ही राउत ने सावरकर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम 10 साल से उनको भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार होने के बाद भी वो उनको सम्मान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या उनका सावरकर प्रेम नकली है? बीजेपी और आरएसएस के लिए वो आदर्श पुरुष कभी नहीं रहे। उनका सावरकर प्रेम नकली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आतंकी फंडिंग के खिलाफ नो मनी फॉर टेरर अंतर्राष्ट्रीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन में कहा कि अलग अलग हमलों को लेकर प्रतिक्रिया की गंभीरता इस बात पर निर्भर नहीं हो सकती कि हमला किस जगह हुआ है। सभी आतंकी हमलों का समान तरह से विरोध और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ एक समान और जीरो टॉलरेंस का नजरिया ही आतंकवाद को हरा सकता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कुछ देश आतंकवाद को अपनी विदेश नीति की तरह समर्थन करते हैं, वो उनको राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय सहायता देते हैं। उन्होंने कहा यह महत्वपूर्ण है कि यह सम्मेलन भारत में हो रहा है। जब दुनिया ने आतंक को गंभीरता से लेना शुरू किया, उससे पहले से हमारे देश ने आतंक की भयावहता झेली है। पीएम मोदी ने कहा कि दशकों से आतंकवादियों ने भारत को अलग अलग रूपों में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। हमने हजारों जानें खोई हैं, लेकिन हमने आतंक का साहस के साथ मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि एक हमला भी बहुत ज़्यादा है, जहां तक कि एक जिंदगी का जाना भी बहुत ज़्यादा है। तो आतंक के जड़ से उखड़ने तक हम रुकने वाले नहीं हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, समूह या राष्ट्रीयता से नहीं जोड़ा जा सकता है और न ही जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का वित्त पोषण करना आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। अमित शाह नई दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर पर आयोजित एक मंत्री स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवादी हिंसा करने, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और वित्तीय संसाधन जुटाने के लगातार नए तरीके खोज रहे हैं और अपनी पहचान को छिपाने के लिए डार्क नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निसंदेह आतंकवाद पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, लेकिन आतंकवाद का वित्त पोषण करना आतंकवाद से ज़्यादा बड़ा खतरा है, क्योंकि आतंकवाद के मीन्स एंड मेथड को इसी फंड से पोषित किया जाता है। नो मनी फॉर टेरर पर आयोजित मंत्री स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा कि कुछ ऐसे देश भी हैं जो आतंकवाद से लड़ने के हमारे सामूहिक संकल्प को कमजोर या बाधित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि कुछ ऐसे देश हैं जो आतंकवादियों को शरण देते हैं। आतंकवादियों को शरण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसा ही है। उन्होंने कहा कि ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस तरह के तत्व अपने इरादों में कभी भी सफल ना हों। शाह ने कहा कि भारत कई दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है और ये सीमा पार से प्रायोजित है। भारतीय सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को आतंकवादी हिंसा की घटनाओं से जूझना पड़ा है। बता दें, नो मनी फॉर टेरर कांग्रेस में दुनिया भर के 78 देश भाग ले रहे हैं, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान इसमें भाग नहीं ले रहा है। एनआईए के महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने बताया कि ये कॉन्फ्रेंस 18 और 19 नवंबर यानी 2 दिन तक चलेगी। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा कि वो जैस्मिन शाह को दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन यानी DDDC के उपाध्यक्ष पद से हटाएं। ये आरोप लगाया गया है कि शाह ने अपने दफ्तर का दुरुपयोग राजनीतिक कारणों के लिए किया है। बता दें, DDDC को दिल्ली सरकार का थिंक टैंक माना जाता है। एलजी ने मुख्यमंत्री को निर्देश दिया कि वो जैस्मिन शाह के DDDC के उपाध्यक्ष के तौर पर काम करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाएं।
एलजी के आदेश के बाद सिविल लाइन इलाके के एसडीएम ने गुरुवार रात को डीडीडीसी के दफ्तर को सील कर दिया। मालूम हो कि जैस्मिन शाह साल 2014 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और 2018 में उन्हें डीडीडीसी का उपाध्यक्ष बनाया गया था। एमसीडी चुनाव के बीच बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकेश गोयल का स्टिंग जारी किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि इस स्टिंग के वीडियो में एक जूनियर इंजीनियर से रिश्वत मांगी जा रही है। स्टिंग जारी होने के बाद मुकेश गोयल ने कहा कि उन्होंने किसी से किसी भी तरह का पैसा नहीं लिया और ये स्टिंग ऑपरेशन पूरी तरह फर्जी है। मुकेश गोयल कई बार पार्षद रह चुके हैं और आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं। वो लंबे वक्त तक दिल्ली कांग्रेस में भी रहे। स्टिंग की सत्यता की पुष्टि नहीं की गई है। स्टिंग के मुताबिक मुकेश गोयल दिल्ली नगर निगम के जेई से कह रहे हैं कि अगर तुझे बिल्डिंग डिपार्टमेंट में कामयाब होना है तो सुन ले, मेरा बिल्डिंगों के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी वास्ता पड़ता है जो मेरे टाइम पर जेई थे, वो आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन चुके हैं। स्टिंग के मुताबिक मुकेश गोयल सामने बैठे जेई से कथित रूप से कहते हैं कि हम तो कमिश्नर की टेबल पर बैठकर कह देते हैं कि भाई हमारे लिए भी कुछ भी करेगा, सारा माल तुम ही रख लोगे तो हम क्या करेंगे। वीडियो में दिवाली के लिए इंतजाम करने की बात भी कही जा रही है। स्टिंग के मुताबिक मुकेश गोयल वीडियो में कहते हैं कि हमारी शामत आई हुई है, दिवाली आ रही है। इसके बाद स्टिंग में आवाज़ धीमी हो जाती है और आगे कहा जा रहा है कि 150 से ज़्यादा गिफ्ट बांटने होते हैं। सामने बैठा अफसर कहता है कि थोड़ा कृपा दृष्टि रखो। स्टिंग के मुताबिक मुकेश गोयल कहते हैं कि डीसी ने तुझे भेजा होगा तो कुछ सोच समझकर ही भेजा होगा। मुकेश गोयल कहते हैं कि हम चवन्नी अठन्नी के आदमी नहीं हैं, हमारा ये स्टैंडर्ड नहीं है। इस दौरान सामने बैठा शख्स जिसे जूनियर इंजीनियर बताया जा रहा है वो भी धीमी आवाज में अपनी बात रखता है। संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी मुकेश गोयल का ये धन उगाही का स्टिंग ऑपरेशन आम आदमी पार्टी के कट्टर करप्ट पार्टी होने का एक और प्रमाण है। बीजेपी के द्वारा स्टिंग जारी होने के बाद मुकेश गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो 35 से 40 साल से दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं और उन पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई है। उन्होंने कहा कि एमसीडी के चुनाव में हार के डर के चलते बीजेपी अनाप शनाप आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा ये स्टिंग वीडियो और ऑडियो पूरी तरह फर्जी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने 15 साल के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए मेरी फर्जी क्लिप चलाई। 25 वर्ष तक निगम के कई पदों पर मैंने काम किया लेकिन कोई आरोप नहीं लगा। बीजेपी 15 सालों का एमसीडी के भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को चुनाव में अपनी हार दिखाई दे रही है, वो हमारी छवि खराब करने की प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष पद छोड़ दिया है। अब इस पद के लिए दिसंबर में चुनाव कराया जाएगा। पार्टी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने सहकर्मियों को पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने की जानकारी दी। पार्टी में वरिष्ठ सहयोगियों की कोशिशों के बावजूद फारूक अब्दुल्ला अपने फैसले पर कायम है कि वो अपने फैसले पर विचार नहीं करेंगे। पार्टी ने कहा कि सभी को हैरान करने वाली इस घोषणा को देखते हुए पार्टी संविधान के मुताबिक महासचिव को अध्यक्ष पद का चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है। ये चुनाव 5 दिसंबर को पूरे होंगे, तब तक फारूक अब्दुल्ला अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। ट्विटर की कमान अपने हाथ में लेने के बाद से ही एलोन मस्क अपने फैसलों के कारण चर्चा में बने हुए हैं। अब ट्विटर ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि कंपनी के दफ्तर को तत्काल प्रभाव और अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी स्टाफ को भेजे गए ट्विटर के मेल में कहा गया है कि ऑफिस 21 नवंबर सोमवार को खोला जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने ऐसा करने के पीछे की वजह नहीं बताई। बता दें, इस महीने की शुरुआत में ही कंपनी ने कहा था कि वो अपने कुल स्टाफ में लगभग 50% तक की कटौती करने जा रहे हैं। एलोन मस्क के द्वारा दी गई गाइडलाइंस के बाद सैकड़ों ट्विटर कर्मचारियों ने ट्विटर छोड़ने का फैसला किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों ने 3 महीने के वक्त के साथ कंपनी छोड़ने का फैसला किया। दरअसल ट्विटर ने इस हफ्ते अपने स्टाफ को कहा था कि उन्हें अधिक घंटों तक काम करने की प्रतिबद्धता देनी होगी और उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, नहीं तो लोग कंपनी छोड़कर जा सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार मस्क ने कहा कि अगर वो रुकना चाहते हैं तो उन्हें इसका वादा करना होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग 17 नवंबर तक इसका इकरारनामा नहीं दे पाएंगे उन्हें 3 महीने का वक्त और कंपनी छोड़ने का मुआवजा भी दिया जाएगा। वहीं कर्मचारियों को ट्विटर छोड़ने की खबर को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि जब एलोन मस्क कर्मचारियों के साथ बैठक कर रहे थे उस दौरान ही जब 5 बजे तो कर्मचारियों ने जाना शुरू कर दिया, जबकि एलोन मस्क ने बोलना जारी रखा हुआ था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।